हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि कोष प्रवाह विवरण कैसे बनाया जाता है। आज हम समझेंगे कि नकद प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। नकद प्रवाह विश्लेषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो नकद प्रवाह विश्लेषण की आवश्यकता इसलिए होती है कि वर्ष भर में हुए वित्तीय व्यवहारों से रोकड़ पर, कैश पर या कैश इक्विवेलेंट्स पर क्या फर्क पड़ा, ये जानना आवश्यक हो जाता है व्यवसाय के लिए कि जो शुरू में कैश था वो अंत में इतना कैश है, पर्याप्त है अथवा नहीं, उसकी आवश्यकता आगे कैसे मैनेज की जाएगी। इस बात को जानने के लिए नकद प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। कोष प्रवाह में जहां कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का मुख्यतः अध्ययन किया जाता है, नकद प्रवाह विवरण बनाकर यहां पर मुख्यतः नकद में, रोकड़ में, कैश में मेनली क्या परिवर्तन हुए हैं, किन कारणों से कैश में वृद्धि या कमी हुई है, वो कौन से सोर्सेज और एप्लीकेशन थे जहां पर कैश का नियोजन किया गया है। नकद प्रवाह विवरण ऐसे बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें अगर बनाना है तो 3 प्रकार के एक्टिविटीज में बांट दिया जाता है नकद को, कि इन तरीकों से आएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, ए पार्ट है, इसी फॉर्मेट में बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि व्यवसाय को परिचालन करने से, जो भी व्यवसाय का कार्य है, खरीदना या बेचना या कच्चा माल खरीद के फिर उसको पक्के माल में तब्दील करना और फिर उसके बाद में उसको बेचना, यानी कि जो भी व्यवसाय की एक्टिविटीज हो, जिस भी प्रकार की, जिस भी नेचर का वो व्यवसाय हो, तो उससे वो कैसे कैश आया है, कुल आया या गया। अगर आया है तो पॉजिटिव हो जाएगा, गया है तो नेगेटिव हो जाएगा। इससे संबंधित सारी एक्टिविटीज को समायोजित करके यहाँ पर नेट अमाउंट लिखा जाता है। ऐसे ही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कि जो व्यवसाय ने किन संपत्तियों में विनियोजन कर रखा है, उनमें उनके कारण कैश पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि परचेज ऑफ लैंड है, परचेज ऑफ बिल्डिंग है, सेल ऑफ प्लांट है, ये सब वो है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से संबंधित कैश के आवागमन को प्रदर्शित करते हैं। तो उनका सारा समायोजन करने के उपरांत जो नेट कैश फ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, वो यहां पर प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे ही कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कि किस तरीके से व्यवसाय में पैसे को लाया गया है, धन को, कोषों को लाया गया है। तो जहां इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो ये संपत्ति पक्ष से संबंधित है, वहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो लायबिलिटी साइड से संबंधित होती हैं। तो इनसे जो भी पैसा, जैसे शेयर कैपिटल इशू किया या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हुआ, तो इससे जो भी नेट कैश पर फर्क पड़ा वो यहां पर प्रदर्शित होता है। और इन तीनों के योग को कहते हैं, या तो ये बढ़ा होगा या ये घटा होगा, प्लस या माइनस चिन्ह के साथ में इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हो गया इन तीनों का योग। इसमें अगर हम ओपनिंग कैश और बैंक के बैलेंस को जोड़ दें तो क्लोजिंग कैश और बैंक का बैलेंस, वो जो कि बैलेंस शीट में प्रदर्शित है, आ जाएगा। तो कैश प्रवाह स्टेटमेंट ये है। अब हमारे पास में हमें ज्ञात करना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, परिचालन क्रियाओं से, विनियोजन क्रियाओं से और वित्तीय क्रियाओं से किस प्रकार से नकद की कैलकुलेशन की जाती है। मुख्यतः फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने की 2 रीतियां हैं, प्रत्यक्ष रीति और अप्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मेथड, 2 प्रकार की रीतियां हैं, ऐसा है। लेकिन वास्तव में जब हम अप्लाई करेंगे इन रीतियों को, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही संबंधित है। चाहे रीति प्रत्यक्ष हो चाहे रीति अप्रत्यक्ष हो, ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इनसे गणना दोनों ही रीतियों में एक ही तरीके से की जाती है। अगर मैं इसको पहले बोल दूं, ए को हम बाद में ले लेते हैं, पहले बी और सी को ले लेते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में करंट एसेट्स को छोड़ दें, अन्य जो संपत्तियां हैं उनमें क्रय और विक्रय करने के कारण जो भी प्रभाव पड़ा वो यहां पर ले लेते हैं। जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होगा, पैसा कैश जाएगा। अगर अपन सेल करेंगे इन्हीं का, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, तो इससे क्या होगा, पैसा आएगा, तो इसको हम प्लस करते हैं। और इन्वेस्टमेंट से संबंधित अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या डिविडेंड रिसीव हुआ है तो वो भी इसमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये गणना हो जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जिन भी सोर्स से पैसा जा रहा है वो घटने में जाएगा, वैल्यू एक साल आप घटा सकते हैं, घटने वाली सारी वैल्यू को एक साथ भी लिख सकते हैं, या ब्रैकेट में लिखे अमाउंट को और उसको कैलकुलेशन करते समय माइनस कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसे ही अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो इसको मैं हटा रहा हूं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो ये भी बैलेंस शीट की मदों से ही संबंधित है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटी पक्ष में करंट लायबिलिटी को छोड़ दीजिए। अगर आप ऊपर देखेंगे इसमें तो कैपिटल है, डिवेंचर्स हैं, लोन है, तो इन प्रकार की जो चीजें यहां पर दर्शा रखी है करंट लायबिलिटी को छोड़ दे तो इनमें जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अगर इसकी बात करें तो इशू करने से पैसा आएगा और रिडीम्शन अगर आप इन्हीं का करेंगे तो पैसा जाएगा, माइनस करेंगे उसको। ऐसे ही अगर कोई लोन है, टेकन है, लोन लिया है तो पैसा आएगा, और कोई लोन अगर आपने पे किया है तो पैसा जाएगा। फिर आप शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करते हैं तो वो यहीं पर आएगा, पे करेंगे तो जाएगा। और ऐसे ही डिवेंचर्स के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो उससे भी पैसा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो नेट आएगा इसे हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश पर क्या प्रभाव पड़ा, नेट कैश कितना रहा, प्लस या माइनस। अगर प्लस है तो इंक्रीज की तरह जाएगा और माइनस है तो डिक्रीज इन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये कहला जाएगा। अब हम बात करते हैं, यानी कि इन दोनों में चाहे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जो मेनली बैलेंस शीट से संबंधित है और इसमें भी एसेट साइड से, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये भी बैलेंस शीट से संबंधित है और मेनली लायबिलिटी साइड से। और इन चाहे विधि प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, इन दोनों विधियों में गणना इसी प्रकार से होती है। तो विधि का प्रभाव फिर किस पे पड़ता है, तो विधि का प्रभाव मेनली पहली विधि पर ही पड़ता है, पहले प्रकार के कैश के जनरेशन पर ही पड़ता है। पहले प्रकार के कैश के जनरेशन की बात अपन करें तो वो क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैसे होता है ये, कैसे गणना करेंगे कि अगर हमारी डायरेक्ट मेथड हम काम में ले रहे हैं तो क्या करें कि जितनी भी जो कैश रिसिप्ट्स हैं, नकद प्राप्तियां हैं, उन सबको यहां पर 1 by 1 ऐड कर ले। जितनी भी नकद प्राप्तियां आपको व्यवसाय में दिख रही है, तो नकद प्राप्तियां आप कहां पे ढूंढेंगे, अगर प्रश्न अपने को दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर पक्ष में देखिए नकद प्राप्तियां वहां है, पर वहां पे दो मदों को विशेषतः ध्यान से कैलकुलेट कीजिएगा। एक तो सेल से संबंधित, जिसको मैं यहां पर ऐसे प्रदर्शित कर रहा हूं, कैश
फ्रॉम कस्टमर्स, ये जो चीज है वो किससे संबंधित है? सेल से संबंधित है। अगर आपको नकद विक्रय दे रखा है तो नकद विक्रय सारा ही अगर नकद विक्रय है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप यहां पर नकद विक्रय को राशि को बतला दीजिए। पर अगर आपको नकद विक्रय और उधार विक्रय दोनों दे रखे हैं तो नकद विक्रय की राशि को डायरेक्ट लिखिए और उधार विक्रय के समय में एक समायोजन आपको करना पड़ेगा कि अगर आपको क्रेडिट सेल्स दे रखी है तो उसमें क्रेडिट सेल्स में आप क्या कीजिए कि ओपनिंग डेटर्स प्लस बीआर को ऐड कर दीजिए और क्लोजिंग डेटर्स प्लस बीआर को माइनस कर दीजिए। इससे कस्टमर से जो राशि प्राप्त हुई है वो पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से डेटर्स का समायोजन यहां पर इस तरीके से डेटर्स और बीआर का हो जाएगा और नकद प्राप्ति कस्टमर से प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो भी प्राप्ति अगर आपको प्रश्न में दिख रही है, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो फीस हो, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो, तो जो भी प्राप्तियां आपको P&L अकाउंट में क्रेडिट पक्ष में दिखती हैं वो सारी प्राप्तियां यहां पर ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा कैश रिसिप्ट। इसके बाद में इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है कैश पेमेंट। तो कैश पेमेंट्स की गणना करनी पड़ेगी। कैश पेमेंट्स की गणना करनी पड़ेगी। तो जिन भी तरीकों में आपने कैश को चुकाया है वो सब यहां पर आ जाएंगे। लाइक परचेज अगर उसके लिए आपने चुकाया है और यहां पर वापस जैसे सेल्स के समय में ध्यान रखा था वैसे यहां पे परचेज के समय में भी ध्यान रखें कि कैश जो आपने चुकाया है सप्लायर्स को, अगर नकद चुकाया है तो वो राशि सीधी लिख दें और अगर उधार कोई है तो क्रेडिट परचेज में जैसे ये कैश सेल्स निकालने के समय में कैश फ्रॉम कस्टमर निकालने के समय कैलकुलेशन की थी, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी हम करेंगे कि जो क्रेडिट परचेज है उसमें ओपनिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स को जोड़ दें और क्लोजिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स को घटा दें। तो इससे कितनी सप्लायर को आपने राशि चुकाई है वो यहां पर आ जाएगी। तो परचेज के लिए जो पेमेंट किया गया है, पेमेंट कैश टू सप्लायर्स, वो यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा जितने भी खर्चों के लिए अगर भुगतान किया गया है, लाइक वेजेस के लिए भुगतान किया गया है और जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने चुकाए हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां पर आ जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको याद रखना है कि अगर कोई इनकम टैक्स चुकाया है तो वो भी यहां पर आ जाएगा। तो ध्यान ये रखें कि यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पर आप लेके आ रहे हैं, इनकम टैक्स को यहाँ पर लेके आ रहे हैं और इस प्रकार से ये जो आएगा पहले तो कैश पेमेंट आ जाएगा इधर इन सब इनर साइड का आइटम का योग, और फिर जब कैश रिसिप्ट में से कैश के पेमेंट को घटा देंगे तो ये आएगा, उसका नाम यही है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये कंप्यूटेशन डायरेक्ट मेथड में इस तरीके से की जाती है। यही बात अगर अपन इनडायरेक्ट मेथड की करें तो पहले मैं थोड़ा आसान तरीका बतला देता हूं, फिर हम और देखते हैं कि हमने पिछले लेसन में, पिछले वीडियोस में हमने सीखा है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करना। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करना हमने सीखा है। तो इसको मैं फिर और दोहराऊंगा अभी, पर एक बार हम उसको ले लें कि फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस जो आ गए थे उसमें आपको केवल इतना सा और करना है कि जो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज था उसको जोड़ना है और डिक्रीज इन, एक याद रख लीजिए बाकी अपने आप ही समायोजित हो जाएंगे दिमाग में अपने, इंक्रीज इन सीएल को
जोड़े और डिक्रीज इन करंट एसेट्स को P जोड़े, ये सब जुड़ जाएंगे। ऐसे ही घटाने के लिए इनका विपरीत यानी कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इस प्रकार से इसको घटा दें तो जो यहां पर एक डिफरेंस आएगा, नेट वैल्यू जो बन के आएगा, ये कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है। लेकिन इसमें एक समायोजन महत्वपूर्ण है, वो आपको और करना है कि टैक्स पेड अगर है, इनकम टैक्स पेड है तो उसको यहां पर लिखना है, और पेमेंट मेड है अगर कोई पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर कोई है तो उसका भी समायोजन यहां पर आपको करना है। पेड है तो नेचुरली घटेगा, और यहां पर ये जो वैल्यू आएगी इसका नाम वही है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रीति में हम लाभान्य खाते को आधार बनाते हैं और लाभान्य खाते के शेष में समायोजन करते हैं, वैसे ही जैसे कि हमने फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ज्ञात करते समय किए। आप जो एडजस्टेड P&L अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट बनाकर भी फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं, और अगर हम डायरेक्ट ही इसको समझने की कोशिश करें तो जो NP है उसको ले लीजिए। आपको P&L अकाउंट को मैं याद दिला दूं कि आप जब P&L अकाउंट आप बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, तो 3 पार्ट में बनाते हैं, मेनली 4 पार्ट होते हैं वैसे। टू ओपनिंग स्टॉक, यहां पर नेट लिखते हैं, बाई सेल्स इधर, और 2 GP इधर। जो इनका अंतर है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर GP के अगेंस्ट में आप क्या करते हैं, 2 ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं। इससे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्राप्त होता है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर आप लेके आते हैं, इसके अगेंस्ट में आप कुछ राइट ऑफ करते हैं, कुछ नॉन ट्रेड आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स एक्सेट्रा, यहां पर आप लिखते हैं नॉन ट्रेड, और इससे आपको NP ज्ञात होता है। फिर NP में ऑपरेटिंग बैलेंस के साथ में यहां पर लिखकर आप समायोजन करते हैं। टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये, और यहां पर आप क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं टू रिजर्व। डिविडेंड भी यहां पर आप लेके आते हैं, डिविडेंड भी, और इससे बैलेंस सीधी अपने को ज्ञात होता है जो बैलेंस शीट में मिलता है। तो वास्तव में हमें जो हम प्रश्न हल कर रहे होते हैं तो बैलेंस शीट से क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस जो P&L अकाउंट के हैं वो लेके आते हैं, या प्रश्न में अपने को नेट प्रॉफिट दिया हुआ होता है तो वो लेके आते हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वो। तो उनमें ये आइटम्स वापस से आप समायोजित कर देते हैं कि जो रिटर्न ऑफ है, जो नॉन ट्रेड है, जो ट्रांसफर है, इन आइटम को वापस से, चूंकि ये बैलेंस निकालते समय तक घटा दिए गए हैं, तो इनको आप क्या करते हैं, वापस से ऐड कर देते हैं। और अगर यहाँ पर आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में जो भी रिसिप्ट है वो यहां पर होगी, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, अगर ऐसी कोई प्राप्तियां हैं तो वो चूंकि इसमें जुड़ी हुई है तो उनको आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इस प्रकार से आप ज्ञात करते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। हमने इसको डिटेल में समझाया उस लेसन में, उसी तरीके से। तो वो समायोजन यहाँ पर सारे ये वाले समायोजन इनकम के और एक्सपेंसेस के, जो कि नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस हैं, जो कि ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को छोड़ के जितनी भी चीजें मदें यहाँ पर घटाई गई हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को छोड़ के जितनी भी मदें डेबिट हुई वो सारी समायोजित यहाँ पर कर देते हैं। चूंकि ये घटते हुए आए हैं तो वापस इसको हम जोड़ देंगे। हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आपको सीधा ही ये दे दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आपको कोई समायोजन नहीं करना है, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप सीधा ही यहाँ पर लिखिए, और केवल फिर ये बैलेंस शीट से संबंधित जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हैं उन्हीं की मदों का समायोजन यहाँ पर आपको
करना पड़ेगा। यहां पर आप ये ध्यान रखिए, टैक्स और पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, चूंकि इनसे भी कैश गया है तो उनका भी एडजस्टमेंट यहां पर किया जाएगा और इस प्रकार से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ज्ञात की जाती है। तो ये मेनली प्रोसेस होता है। आप बैलेंस शीट के आइटम्स को, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स को अच्छे से पहले समझिए और उसका प्रभाव आप देखिए कि कहां पर पड़ रहा है। तो मैंने कोशिश की आपको बताने की कि पीएनएल अकाउंट का प्रभाव मेनली आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे पड़ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां पर आप बैलेंस शीट में एसेट साइड का प्रभाव पड़ रहा है, ध्यान रहे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को छोड़ दें। यहां पर भी ध्यान रखेंगे क्योंकि आप कैश का समायोजन वहां पर आप कर रहे हैं क्लोजिंग और ओपनिंग का, तो जब डिक्रीज और इंक्रीज इन करंट एसेट की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप कैश को नहीं लेंगे, बैंक को नहीं लेंगे, क्योंकि कैश और बैंक यहां पर समायोजित हो जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस जब आप जोड़ेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर जब आप करंट एसेट ले रहे हैं तो एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, टेक ऑल अदर करंट एसेट्स गिवन इन बैलेंस शीट। सिमिलरली इंक्रीज और डिक्रीज चाहे गणना कहीं पर भी कर रहे हैं, और करंट एसेट में कैश और बैंक को वहां पर शामिल ना करें क्योंकि वो दोनों यहां पर समायोजित हो जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए नकद प्रवाह विवरण बनाया जाता है और ज्ञात किया जाता है कि वर्ष भर में की गई जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनका किन कारणों, वो उनमें से कौन से कारण थे जो कैश को बढ़ा रहे थे, कौन से कारण थे वो कैश को घटा रहे थे, और अल्टीमेटली कैश पर उनका प्रभाव किस प्रकार से समायोजित हुआ। धन्यवाद।